इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। ब्रेकिंग न्यूज। सीजेआई सूर्यकांत का विवादित बयान, बेरोजगार युवा तिल चट्टे की तरह। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर के एक बेहद ही विवादित बयान दिया है, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। मूल बयान क्या हुआ? सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ एक वकील द्वारा सीनियर एडवोकेट के दर्जे की मांग को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता वकील की सोशल मीडिया पोस्ट और व्यवहार से नाराज पीठ ने यह टिप्पणी की। ऐसे युवक होते हैं जो तिल चट्टे की तरह होते हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या प्रोफेशन में कोई जगह नहीं होती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और फिर से वे सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि समाज में पहले से ही परजीवी यानी पैरासाइट्स मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि कई वकीलों की डिग्री फर्जी है और सीबीआई को जांच करनी चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल वोटों के चक्कर में कुछ नहीं करेगी। प्रतिक्रियाएं, हंगामा क्यों? सीजेआई की सफाई यानी उनका क्लैरिफिकेशन। अपने बयान पर बढ़ते हुए विवाद को देख करके सीजेआई दरअसल घबरा गई और सीजेआई सूर्यकांत ने अगले ही दिन सफाई जारी कर दी, और वो भी झूठी सफाई। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मैं दुखी हूं कि सोशल मीडिया के एक वर्ग ने मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया है। मेरी आलोचना विशेष रूप से उन लोगों के लिए थी जिन्होंने फर्जी डिग्रियों के दम पर अदालत में यानी वकालत के पेशे में प्रवेश किया है। ऐसे लोग मीडिया और सोशल मीडिया में भी घुस गए हैं, और यह सुझाना कि मैंने भारत के युवाओं की आलोचना की है पूरी तरह से निराधार है। मुझे अपने युवाओं पर गर्व है और मैं उन्हें विकसित भारत का स्तंभ मानता हूं। क्यों भड़की है बहस? सीजीआई के बयान ने भले ही फर्जी डिग्री वालों को निशाना बनाने की बात कही हो, लेकिन मूल अदालती टिप्पणी में जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे सिस्टम पर अटैक करते हैं जैसे शब्दों ने विवाद पैदा कर दिया। सीजीआई विवाद, यह भारत की खामोशी पर सवाल क्यों? भारत अभी भी खामोश है क्यों? देखिए, सीजीआई ने सफाई दे दी है और युवाओं के प्रति सम्मान जताया है। यह अमेरिका में 1960 का नस्लवादी न्यायाधीश जैसी स्थिति नहीं है, जहां पर न्यायाधीश ने जानबूझकर एक पूरी जाति को हिकारत दिखाई और वह एक नए राष्ट्रीय जन आक्रोश का आधार बना। लेकिन हां, खामोशी नहीं है। जैसे ही यह बयान आया, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, विपक्ष, आरटीआई कार्यकर्ता और सोशल मीडिया सबके सब बौखला गए। इतना दबाव बना कि सीजीआई को अगले ही दिन सफाई जारी करनी पड़ी। यह खामोशी नहीं बल्कि तत्काल प्रतिक्रिया और जवाबदेही का एक उदाहरण है। हालांकि कुछ लोगों को सीजीआई की सफाई गले नहीं उतर रही है, क्योंकि उन्होंने वही घिसी पिटी और झूठी गवाही सफाई दी है। हालांकि यह घटना उस डर को भी दिखाती है जिसका आपने जिक्र किया था, हमने अपने लेख में जिक्र किया था। जब सबसे बड़ा न्यायाधीश ही सिस्टम अटैक की बात करने लगे और उन लोगों को तिलचट्टा कहे जो सवाल पूछते हैं, तो आम नागरिक के मन में यह डर बैठ जाता है कि अगर मैं सवाल पूछूंगा तो क्या मुझे भी सिस्टम दबा देगा, एक तिलचट्टे की तरह, काकरोच की तरह मसल देगा। निष्कर्ष, यह घटना बेरोजगारी, फर्जी डिग्री और सिस्टम पर सवाल उठाने के अधिकार की जटिल बहस है, लेकिन सीजीआई को सफाई जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह साबित करता है कि भारत में अब भी विद्रोही स्वर गूंजते हैं, चाहे उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश की जाए। अब आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु के नए सूरज की पहली किरणें, सीएम जोसेफ विजय का ऐतिहासिक आगाज और काकरोच जनता पार्टी का तिलचट्टा कनेक्शन। विजय से क्या जलते हैं रजनीकांत? हर सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया खुद ही जवाब। फिल्म स्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु के नए सीएम जोसेफ विजय से प्रतिस्पर्धा की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि विजय को तमिलनाडु का सीएम बनने से रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके की कथित बातचीत में वो शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस बारे में आ रही खबरों से उन्हें गहरी चोट पहुंची है।
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से मुलाकात को लेकर के किए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से उनकी दोस्ती राजनीति से पर है। उन्हें विजय से न तो जलन है और न ही वो उनके राजनीतिक विरोधी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से अपनी प्रतिस्पर्धा की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रजनीकांत ने रविवार को चेन्नई के पॉइस गार्डन स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समाचार एजेंसी के मुताबिक रजनीकांत ने पत्रकारों से कहा कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस चुनाव के बाद विजय और मेरे रिश्ते को लेकर कई बातें हो रही हैं। अगर मैं इनका खंडन नहीं करूंगा तो यह बातें सच मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद मैं स्टालिन से मिलने गया था, लेकिन लोगों ने मेरे इस कदम की आलोचना की। दरअसल स्टालिन 3 दशक से मेरे दोस्त हैं। उनकी हार से मैं परेशान था, इसलिए एक दोस्त के तौर पर उनसे मिला था। रजनीकांत ने कहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों पार्टियां डीएमके एआईएडीएमके विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए बैठकें कर रही हैं और मैं उन बैठकों में शामिल रहा हूं। मैं आपको बता दूं, रजनीकांत ऐसा शख्स नहीं है जो इतना नीचे गिर जाए। रजनीकांत का बयान विजय से तुलना मेरे लिए ठीक नहीं। तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतने के बावजूद बहुमत के आंकड़ों को पार नहीं कर पाई थी। इसके बाद बहुमत जुटाने के लिए सप्ताह भर चली कवायद के बीच ऐसी खबरें आई कि विजय को रोकने के लिए डीएमके ने एआईडीएम के हाथ मिला सकती हैं और उनके बीच में बातचीत चल रही है। साथ ही इन दोनों पार्टियों की इन कथित बैठकों में रजनीकांत भी शामिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर चली इस चर्चा पर रजनीकांत ने सफाई दी। रजनीकांत ने विजय से अपने रिश्तों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विजय के मुख्यमंत्री बनने पर उनकी प्रतिक्रिया की आलोचना की जा रही है। उन्होंने कहा, यह कहा गया है मैंने विजय को एयरपोर्ट पर बधाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही विजय जीते मैंने तत्काल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी। मैं राजनीति नहीं हूं, मैं राजनीति छोड़ चुका हूं। जब मैं राजनीति में नहीं हूं तो विजय से मुझे भला क्यों ईर्ष्या होगी। अगर मैं खुद की विजय से तुलना करूं तो मेरे लिए यह ठीक नहीं हुआ। अगर विजय मुझसे तुलना करें तो यह उनके लिए ठीक नहीं है। मैं उन्हें तब से देख रहा हूं जब से वे बच्चे थे। उनके सीएम बनने से मुझे कल जलन क्यों होगी। रजनीकांत ने कहा कि सिर्फ 52 साल की उम्र में उन्होंने एमजीआर और एनटीआर से भी ज्यादा सफलता हासिल कर ली है। फिल्म इंडस्ट्री में आकर के उन्होंने बीजेपी समेत सभी ताकतवर राजनीतिक दलों को अपने दम पर हराया है। मुझे जलन हुई, जलन नहीं हुई। मुझे उनकी जीत पर अचंभा हुआ। मैं उनकी जीत को लेकर के खुश हुआ। लोगों को विजय से काफी उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है कि वह उनको जरूर पूरा करेंगे। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने के बारे में पूछे जाने पर रजनीकांत ने कहा कि वो इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। कमल हसन ने राजनीति के बारे में क्या कहा। इस बीच दिग्गज नेता कमल हसन ने भी राजनीति के बारे में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रजनीकांत और वो अच्छे प्रतिस्पर्धी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं जलते। एक समय में तमिलनाडु में रजनीकांत को एआईएडीएमके और डीएमके के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि उन्हें यहाँ बीजेपी का समर्थन मिल सकता है, लेकिन रजनीकांत ने राजनीति छोड़ दी। तमिलनाडु में फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का राजनीति में आकर सीएम पद हासिल करने का इतिहास है। मौजूदा जोसेफ विजय तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रहे हैं। विजय ने महज 2 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी टीवी के बनाई। इतने कम समय में तमिलनाडु में उनकी पार्टी के सत्ता में आने को एक राजनीतिक अचंभा माना जा रहा है। तमिलगा वेट्री कगड़म यानी टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने समारोह स्थल से मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले 3 आदेश जारी किए। पहला, 2 महीने में 500 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा, हर जिले में ड्रग्स पर काबू पाने के लिए एक विशेष बल का गठन। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाइन वुमेन टास्क फोर्स की स्थापना। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक रहे और मां शोभा एक गायिका थी। फिल्मी माहौल में पले बड़े विजय ने बहुत कम उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें वेट्री फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका दिया। बचपन से ही विजय ने तय कर लिया था कि उनका भविष्य सिनेमा में ही है, लेकिन फरवरी 2024 में विजय ने राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखा और अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कगड़म यानी टीवीके की घोषणा की। काकरोच से पार्टी तक चीफ जस्टिस के बयान ने जन्म दिए नए सियासी प्रयोग को। देश की राजनीति में सिर्फ विधानसभाएं ही गर्म नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के एक बयान ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर है काकरोच जनता पार्टी का उदय। जी हाँ दोस्तों, 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें वकीलों के फर्जी डिग्री मामले पर बहस हो रही थी। इसी दौरान सीजेआई ने सोशल मीडिया पर सक्रिय
बेरोजगार युवाओं को लेकर के कड़े शब्द कहे। उन्होंने कहा कि कुछ युवा तिलचट्टों की यानी कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही प्रोफेशन में जगह। ये मीडिया, सोशल मीडिया आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सिस्टम पर हमला कर देते हैं। हालांकि अगले ही दिन सीजीआई ने सफाई दी कि उनका निशाना केवल फर्जी और जाली डिग्री रखने वालों पर था और उन्होंने परजीवी शब्द का प्रयोग किया था। उनका इरादा बेरोजगार युवाओं का अपमान करने का नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड करने लगा। जन्म हुआ तिलचट्टा जनता पार्टी का। राजनीतिक टिप्पणीकार और आम आदमी पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर डाला। पार्टी का टैगलाइन है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा और ताकत। भले ही यह पार्टी एक व्यंग से शुरू हुई हो, लेकिन इसके पीछे जेन जेड और मिलेनियल्स की गहरी नाराजगी नजर आती है। पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्मार्टफोन पर दौड़ता हुआ काला तिलचट्टा। 40,000 का दावा। पार्टी की वेबसाइट का कहना है कि अब तक 40,000 से अधिक लोग इससे जुड़ चुके हैं। नेताओं की प्रतिक्रिया। कई नेताओं ने इसे मजेदार अंदाज में लिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने खुद इस पार्टी में शामिल होने के बारे में पूछा, जिससे यह सियासी हलकों में और चर्चित हो गई। तिलचट्टा क्रांति क्या है? असली मैसेज। राजनीतिक विश्लेषक मनीष आनंद इस नई घटना को देखते हैं वह लिखते हैं जैसे कभी मोदी सरकार ने विरोधियों के लिए आंदोलन जीवी शब्द गढ़ा था, वैसे ही कोर्ट ने काकरोच और फर्जी वाला शब्द एक नए वर्ग की शुरुआत करता है। युवाओं में मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिए जाने के बाद वैकल्पिक मंचों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं युवा। सीजेपी ने एक 5 सूत्री एजेंडा भी जारी कर दिया है। नंबर 1, न्यायिक पारदर्शिता, जजों के भत्तों में कटौती और संसद के अधिकारों का विस्तार। नंबर 2, परीक्षा सुधार, पेपर लीक पर पूर्ण रोक और राष्ट्रीय सुरक्षा नियामक। नंबर 3, चुनावी बॉन्ड खत्म। नंबर 4, महिला आरक्षण लागू। नंबर 5, बेरोजगारी भत्ता। 2 ध्रुवों का भविष्य, असली ताकत किसमें? तमिलनाडु में जहां जोसेफ विजय जमीनी कार्यकलापों और विधायी एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं बाकी देश में सीजेपी जैसे व्यंग्यात्मक समूह लोकतंत्र में नए रास्ते तलाश रहे हैं। टीवी के सरकार का सामना एक बेरोजगार और महंगाई से जूझ रहे राज्य को संभालने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी अपनी आम पार्टी को एक प्रहसन यानी सटायर तक सीमित रखना चाहती है। वास्तविक चुनौती पार्टी को बदलना चाहती है, यह तो समय बताएगा, लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अब हर बयान को जन आंदोलन बदलने की ताकत के रूप में देखा जाने लगा है। भारतीय राजनीति अब हर बयान को जन आंदोलन में बदलने की ताकत रखने वाली जेन जेड के हाथों में है। एक तरफ है इतिहास रचने वाला थलपति, तो दूसरी तरफ चुनावी फ्लोर पर खड़े होने को तैयार तिलचट्टे। 2029 का लोकसभा चुनाव हो या तमिलनाडु में टीवी के का सत्ता परीक्षण, देश के युवा अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मैदानों में उतर चुके हैं और इसका असर आने वाले समय पर दिखाई देगा। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।